सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौतम जिंदल और आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक इकोनॉमी पे कोर्स। तो ये इकोनॉमी का वो पार्ट है जिसको हम लोग इंडियन इकोनॉमी बोलेंगे और इसमें हम लोग 3 बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हुए हम लोग आगे जाएँगे। पहला क्या है जो हम लोग आज देखने वाले हैं वो है ओपन इकोनॉमी वर्सेस क्लोज़ इकोनॉमी। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में क्या बैरियर्स टू ट्रेड क्या-क्या है, जैसे कि टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। एंड देन वी विल सी लाइक व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड वर्सेस व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेन साइड आंसर राइटिंग में काफी काम आने वाला है दोस्तों, वो क्या है, आर्गुमेंट्स फॉर फ्री ट्रेड वर्सेस आर्गुमेंट्स फॉर प्रोटेक्शनिज्म। तो ये चीज आज हम लोग समझेंगे दोस्तों। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए एंड यूपी पीसीएस के लिए या कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए। तो आप लोग एकदम इसको अच्छे से समझ जाइएगा कि व्हाट इज ओपन इकोनॉमी, व्हाट इज क्लोज इकोनॉमी, व्हाट इज टैरिफ बैरियर, व्हाट इज नॉन टैरिफ बैरियर में यूपीएससी इतनी बार सवाल पूछा है और इसका वेटेज काफी ज्यादा रहता है। एक और बात मैं आप लोगों को साथ में बता रहा हूँ कि ये जो पीपीटी है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सब, पर जो जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग रनिंग नोट्स साथ में बनाते जाइएगा, ठीक है क्या। मैं बीच बीच में टाइम देता भी रहूंगा आपको लिखने के लिए, आप साथ साथ लिखिएगा और हम लोग आराम से इसको एकदम समझ जाएंगे कि कभी भी हम लोग को दिक्कत नहीं हो। तो लेट्स बिगिन। तो पहले सबसे दोस्तों समझते हैं व्हाट इज ओपन इकोनॉमी वर्सेस व्हाट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। तो आप लोग आसानी से ये बात को समझने का कोशिश करिए कि क्या होता है ओपन इकोनॉमी। तो कोई अगर कंट्री है सपोज, अगर वो कंट्री में क्या है कि कुछ आइटम्स वो कंट्री के पास अवेलेबल नहीं होते, तो वो कंट्री कुछ आइटम्स बाहर से इंपोर्ट करती है। और उस कंट्री के पास अगर कुछ चीज ज़्यादा अवेलेबल है, जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग कुछ चीज़ को वो लोग एक्सपोर्ट करती है टू दी वर्ल्ड। तो यही जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का चीज़ है, इसी के बेस्ड पे हम लोग बोलते हैं कि एक इकोनॉमी या तो ओपन है या तो क्लोज्ड है। एक ऐसा कंट्री जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट ये सब काफ़ी आराम से फ्रीली कर सकते हैं हम लोग, वैसे कंट्री को हम लोग ओपन इकोनॉमी वाली कंट्री बोलते हैं। सिमिलरली अगर कोई एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हम लोग ये काम अलाउड ही नहीं है, सपोज कि देयर आर नो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस अलाउड विद द आउटसाइड वर्ल्ड, अगर ऐसा है बच्चों तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो एक क्लोज इकोनॉमी है। मतलब कि नो इंपोर्ट्स, नो एक्सपोर्ट्स, नो इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल, नो इन्वेस्टमेंट, नथिंग। तो हम लोग चलते हैं, जो यहाँ डेफिनेशन क्या है कि क्लोज इकोनॉमी क्या है, कि इट इज द इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी क्या है बच्चों की, इज द इकोनॉमी दैट हैज नो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, दैट हैज नो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। समझ लीजिएगा दोस्तों, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मतलब क्या होता है कि नो इंपोर्ट्स, नो एक्सपोर्ट, नो इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल या फिर नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है क्या, विद द आउटसाइड वर्ल्ड। And there are no imports, no exports, no capital flow of capital to or from the outside world, जो कि मैं आपको बताया। उसके बाद क्या है कि thus a closed economy is completely self sufficient। अगर उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई कैपिटल लेने का या देने का जरूरत नहीं है किसी और कंट्री के या किसी वर्ल्ड के कोई कंट्री से, तो वैसे इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जरूर सेल्फ सफिशिएंट है, वो अपने में ही सब कुछ कर ले रहा है आराम से। तो इसलिए उसको प्यार से सेल्फ सफिशिएंट भी दोस्तों बोला जाता है। तो आप लोग ये बात को ध्यान में रखिएगा, अगर पूछ ले कि इज अ कंट्री विच इज क्लोज इकोनॉमी इज सेल्फ सफिशिएंट, तो यस, तो ऐसा है। एंड यहाँ पे क्या है कि इन रियलिटी नो नेशन कैन हैव कंप्लीटली क्लोज इकोनॉमी। ये दोस्तों इसलिए बोला गया क्योंकि ये एकदम पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे कि अगर हम लोग एकदम सब कुछ को बैन कर दे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैपिटल का फ्लो, और उसके बाद अगर हम लोग सब कुछ अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस कर दे और अपने जितने रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके, ऐसा आजकल देखा नहीं जाता है। तो अभी तो इस वर्ल्ड में एक भी ऐसा कंट्री नहीं है जो पूरा क्लोज्ड है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बट हाँ, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है, वैसे कंट्री को हम लोग क्लोज इकोनॉमी बोल देते हैं। क्योंकि अब आप समझो, अगर हम लोग इंडिया का एग्जांपल ले, तो इंडिया सब चीज में सेल्फ सफिशिएंट अगर होने का कोशिश करेगा, बट उसको कुछ रॉ मटेरियल्स या कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे जो उसको इंडिया में अवेलेबल नहीं होंगे, उसे बाहर कोई कंट्री से इंपोर्ट करना ही होगा। जैसे कि क्रूड ऑयल, इंडिया इज अ वेरी बिग एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पर वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं, क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल मतलब क्या है कि ऐसा ऑयल जो अभी क्रूड है एकदम, मतलब कि अभी रॉ है, फिर उसको प्रोसेस करेंगे हम लोग। और इंडिया के पास बेस्ट रिफाइनरी है, काफी सारी रिफाइनरी आप लोग सुने भी होंगे, जैसे कि अभी जहाँ पे अंबानी जी की प्री वेडिंग हुई है, जामनगर, जामनगर रिफाइनरी, रिलायंस रिफाइनरी,
वेदांता रिफाइनरी, सब काफी सारी रिफाइनरी है जो इंडिया का बेस्ट, या आप कह सकते हो कि वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी है इंडिया के पास। पर उसे क्रूड ऑयल चाहिए, जो कि एक क्या है उसके लिए, रॉ मटेरियल है। तो वो हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। जैसे कुछ कुछ कंट्रीज है उनसे हम लोग करते हैं। अभी जैसे वॉर चल रहा था रसिया यूक्रेन, तो अभी हम लोग क्रूड ऑयल रसिया से भी इम्पोर्ट किए थे। वैसे ही फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है कुछ कुछ जो हम लोग को क्या करना होता है, इम्पोर्ट करना होता है दोस्तों। एंड आप लोगों को पता होगा, कुछ कुछ बातें मैं आप लोगों को साथ साथ बताते जा रहा हूँ जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, तो आप लोग उसको लिखते जाइए साथ साथ। जैसे कि इंडिया फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का एक काफी अच्छा एक्सपोर्टर भी है। बट वो कौन सा ड्रग्स एक्सपोर्ट करता है, जेनरिक ड्रग्स। जेनरिक ड्रग्स मतलब कि अगर एक कोई ड्रग है जो कोई कंपनी बनाई हुई है किसी दूसरे कंट्री में, सपोज वो बेचा जा रहा है वहाँ पे 1000 रुपीज में, तो इंडिया उसका ही जेनरिक बना देता है जो कि बेचा जाएगा अराउंड 100 रुपीज में। तो ये ऐसी मेडिसिन पे इंडिया का काफी ज्यादा कमांड है, और ऐसे ऐसे मेडिसिन को वो लोग एक्सपोर्ट करती है। तो हम हमारे पास ये स्किल्स है तो हम लोग इसको अच्छे से एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा कंट्री पॉसिबल नहीं है अभी तक कि जिसमें पूरा पूरी क्लोज इकोनॉमी हो सके। तो ये है दोस्तों, तो आप लोग ये बात को याद रखिएगा। अगर हम लोग जरा बात करना चाहे कुछ कुछ पॉइंट्स जो कि क्लोज इकोनॉमी में हम लोग लिख सकते हैं, अगर पॉइंट बेसिस पे, तो पहला आप लिख सकते हैं दोस्तों क्या, नो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। आप लोग लिखते जाइए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, नो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। उसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं सब पॉइंट की, नो इम्पोर्ट्स, नो एक्सपोर्ट्स। तीसरा क्या, नो इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल। सेकेंड आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं क्लोज इकोनॉमी में, सेल्फ सफिशियंट, दे आर कंज्यूमिंग ओनली व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सेल्फ सफिशिएंट क्या है कि दे आर कंज्यूमिंग ओनली व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग। एक कंट्री वही प्रोड्यूस कर रही है और वही चीज कंज्यूम कर रही है जो वो खुद प्रोड्यूस कर रही है, तभी एक इकोनॉमी को हम लोग क्लोज इकोनॉमी बोल सकते हैं। तीसरा आप लिख सकते हो दोस्तों एक पॉइंट की, बट इन रियलिटी नो इकोनॉमी कैन बी अ completely closed economy as every nation needs to import certain essential items such as crude oil, food grains, medicines, etc. अब यहाँ पे चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, अगर आप मेंस में लिख के आते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया वाज अ क्लोज इकोनॉमी टिल 1991। आपको पता होगा दोस्तों कि 1991 में हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे, तो उससे पहले हम लोग का भी इकोनॉमी क्या था, मोस्टली आप बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा इंक्लाइन था टुवर्ड्स क्लोज इकोनॉमी। तो इसलिए हम लोग बोलते थे कि इंडिया का इकोनॉमी पहले क्लोज इकोनॉमी था टिल 1991, उसके बाद वो ओपन इकोनॉमी बन गया। तो यहाँ तक आई गेस आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, उसमें भी क्या लिखा है कि प्रोडक्ट मार्केट से जो प्रोडक्ट निकला उसको हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड्स कैसे, कंजप्शन वाले लोग हैं। उसके बाद क्या है कि हाउस होल्ड्स के बाद जो सेविंग था, वो सेविंग को लोग क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो सबको क्या कर रही है, जो सेविंग्स उनके पास आई थी उसको लोग इन्वेस्ट कर दे रही है। किसको इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, बिजनेस जो है, वो लोग ले रहे हैं उनसे पैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट करके वो लोग उससे क्या कर रहे हैं, वो लोग प्रोडक्ट्स को जनरेट कर रहे हैं। सपोज एक कोई भी अगर कह सकते हो कि बिजनेस है जिसने कोई फैक्ट्री या कोई यूनिट को क्या किया है कि वहां पे लगाया गया है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट वहां पे किया गया उस बिजनेस के द्वारा। अब वो उस यूनिट में या उस फैक्ट्री में वो कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे और उसको फिर वो लोग मार्केट में भेज देंगे। तो ये क्लोज इकोनॉमी है कि यहाँ पे जो भी चीज है ये लोग आपस में, ये लोग जो चार फैक्टर है, प्रोडक्ट, मार्केट, हाउस होल्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस, ये लोग चारों आपस में अगर कर ले रहे तो इसको भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि क्लोज इकोनॉमी है। तो अगर आप इस टाइप का डायग्राम या ये चार पांच पॉइंट जो मैं आपको बताया वो सब लिख के आओगे तो आपको काफी अच्छा मार्क्स मिलने का वहां पे रहेगा प्रोबेबिलिटी। चलते हम लोग नेक्स्ट जो कि है ओपन इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी क्या है दोस्तों की, फ्रीली इंगेजेस इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद आउटसाइड वर्ल्ड। अगर आप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ काफी आराम से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जैसे कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, ये सब कर ले रहे हो, तो आपको कहा जाएगा कि आप एक ओपन इकोनॉमी है। और यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रीली हेयर मीन्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, वहां पे रिस्ट्रिक्शन पे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दोस्तों हम लोग बोलते हैं कि वो ओपन इकोनॉमी है। तो आप यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन है तो क्या अभी इंडिया कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा हुआ है क्या? वो रिस्ट्रिक्शन काफी कम है, तो इसलिए बोला जाता है कि नो कंट्री इज फुल्ली ओपन और नो कंट्री इज
फुली क्लोज्ड। इट डिपेंड्स कि वो किस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, क्या वो कंट्री ज्यादा ओपन इकोनॉमी की तरफ इंक्लाइंड है, क्या उसका इकोनॉमी ज्यादा क्लोज की तरफ इंक्लाइंड है। ऑन दैट बेसिस हम लोग बोलते हैं कि वो एक ओपन इकोनॉमी है या फिर क्लोज इकोनॉमी है, बोलचाल की भाषा में। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ भी है दोस्तों कि नो नेशन इन द वर्ल्ड हैज अ कंप्लीटली ओपन इकोनॉमी। कोई भी ऐसा देश नहीं है दुनिया में जिसके पास कंप्लीटली ओपन इकोनॉमी हो। इवन द मोस्ट open economies in the world may impose a certain restrictions on economic transaction with the outside world। तो दोस्तों वही मैं आपको जो बताया कि यहाँ तक कि जो सबसे ओपन इकोनॉमी जैसे आप यूएस को समझते होंगे, तो वो लोग भी काफी सारा रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। जैसे कि अभी जब इससे जो बाइडेन साहब के पहले जब ट्रम्प थे तो उन्होंने एक लगा दिया था कि उनका पॉलिसी था अमेरिकन फर्स्ट या यूएस फर्स्ट पॉलिसी। तो उसके तहत वो काफी सारा रेस्ट्रिक्शन अमेरिका में लगा रहे थे कि जिससे वहां पे जो प्रोडक्ट्स है इंटरनेशनल मार्केट से आना थोड़ा मुश्किल हो जाए और लेस कॉम्पिटिटिव हो जाए, जिसके कारण वहाँ के लोगों को या वहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है उनको जरा ज्यादा एज मिल सके। तो इवन द ओपन इकोनॉमी जिसको हम मानते हैं वो भी समहाउ देयर विल बी सम रेस्ट्रिक्शंस। तो ऐसा नहीं कि हम उसको ओपन इकोनॉमी नहीं बोलेंगे, वी विल से कि वो एक ओपन इकोनॉमी है। तो आप ओपन इकोनॉमी में आप क्या पॉइंट्स लिख सकते हो, तो आप एक ये पॉइंट लिख सकते हो कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। जो नो इम्पोर्ट्स था वहाँ पे लिख सकते हैं कि इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो कि इंगेजेस, लिखते जाना दोस्तों आप लोग, इंगेजेस फ्रीली इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कि वो काफी फ्रीली, फ्रीली मतलब कि विदाउट रिस्ट्रिक्शंस वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर रहा है आउटसाइड वर्ल्ड के उसे। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हो कि बट इन रियलिटी नो इकोनॉमी कैन बी अ कंप्लीटली ओपन इकोनॉमी as some forms of restrictions are even imposed in the open economies। तो आप लोग को समझ आया हो कि क्या होता है क्लोज इकोनॉमी, क्या होता है ओपन इकोनॉमी। तो हम लोग चलते हैं आगे कि लाइक व्हाट आर द बैरियर्स टू द ट्रेड। जो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब किया जा रहा है दोस्तों, तो उसमें क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। तो ये जो बैरियर्स है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, टैरिफ बैरियर्स, एंड सेकंड इज नॉन टैरिफ बैरियर्स। क्या होता है दोस्तों बैरियर, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या आप कह सकते हो कि एक ऐसा रूल बनाया गया है फिर एक ऐसा इंतजाम किया गया है जिसके कारण हम लोग एक बैरियर लगा सकते हैं किसी भी ट्रेड जो हो रहा है। तो वही लिखा था पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट विच ऑब्स्ट्रक्ट ट्रेड आर कॉल्ड बैरियर्स टू ट्रेड। जो एक ट्रेड को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई पॉलिसी में चेंज लाके, तो वैसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, बैरियर्स टू ट्रेड। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैरियर्स, वन इज टैरिफ बैरियर्स एंड सेकंड इज नॉन टैरिफ बैरियर। तो आई गेस आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आया होगा। चलते हम लोग आगे। तो व्हाट इज टैरिफ बैरियर्स। तो दोस्तों देखो टैरिफ बैरियर्स क्या होता है कि सपोज एक इंटरनेशनल ट्रेड है और वो वहां पे क्या है कि कुछ ट्रेड हो रहा था एक इंटरनेशनल किसी एक कंट्री में या किसी एक नेशन में। तो वहां पे कुछ ड्यूटी इम्पोज किया जाता है वहां की गवर्नमेंट के द्वारा ऑन इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स पे। अब वही जो ड्यूटी इम्पोज किया जा रहा है उस गवर्नमेंट के द्वारा, वही क्या होता है, टैरिफ बैरियर्स है। अब जैसे कि सपोज मान लो कि इंडिया में अगर एक प्रोडक्ट है जो यहाँ के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बना रही है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स बना है 100 रुपीज का, या उसको 100 रुपीज में इंडिया में बेचा जा रहा है, और एक वैसा ही सेम प्रोडक्ट चाइना बना रही है और चाइना वो चीज को बना रही है सपोज करके 50 रुपीज में। तो अगर वो 50 रुपीज वाला प्रोडक्ट, अगर वहां पे सेलिंग प्राइस 50 रुपीज है, वो इंडिया में आ रहा है और 50 रुपीज अगर इंडिया में सेलिंग प्राइस है, तो आप डेफिनेटली समझ रहे हो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर का वो प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, सब चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदने लगेंगे। तो दोस्तों इसके कारण क्या होगा कि जो अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है उनको काफी लॉस होगा। तो ये सब लॉस ना हो इसलिए वो क्या है कि गवर्नमेंट कुछ टैक्स इम्पोज कर देती है कि कुछ ड्यूटी चार्ज करती है। सपोज कि वो बोल देगी गवर्नमेंट कि जो चाइना से ये जो गुड आ रहा है या ये प्रोडक्ट आ रहा है उस पर 50 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा, तो वो 100 रुपीज होके बिकेगा इंडिया में। तो जिस कारण से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट और चाइनीज मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट दोनों एक इक्वल लेवल प्लेइंग ग्राउंड पे आ चुका है। तो अब ये सिटीजन्स पे पूरा डिपेंड करेगा, या आप कह सकते हैं कस्टमर्स पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो इससे एक तो ये फायदा है कि हम लोग अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स और डोमेस्टिक पीपल या सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और
ये करने का एक और ये भी फायदा है दोस्तों कि इससे गवर्नमेंट को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी होगा। लाइक उन्हें जो ड्यूटीज जो इम्पोज किया गया होगा उससे गवर्नमेंट अपना कुछ डे टू डे एक्सपेंसेस को केटर कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टैरिफ मीन्स द ड्यूटी और टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जब कोई चीज को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है कंट्री में तो एक ड्यूटी चार्ज होता है। आप सुनिए कस्टम ड्यूटी ये सब, तो ये वही ड्यूटीज को प्यार से हम लोग टैरिफ बैरियर्स बोलते हैं। अब ये जो टैरिफ बैरियर्स है ऑन इम्पोर्ट्स इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। आप बात समझना कि अगर टैरिफ अगर हम लोग लगाते हैं कोई इम्पोर्टेड कोई सामान है तो उससे उसका क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज हो जाता है। अब अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो गया सपोज, तो वो जो हमारे मार्केट में जब आएगा तो ज्यादा महंगा सामान है वो तो उसको नहीं लेंगे लोग। वो बोलेंगे कि ये तो हमारे इंडिया में ही बन रहा है, वो सस्ता है, तो हम लोग वो इंडिया वाला सामान ले लेंगे, क्यों हम लोग ये इम्पोर्टेड आइटम ले। तो इससे क्या होता है कि वैसे इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाता है और कोई भी कंट्री ये चाहता है कि वो कम से कम इंपोर्ट करे और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे। तो इससे हम लोग को फायदा होता है कि हम लोग इंपोर्ट्स को डिस्करेज कर पाते हैं अमॉन्ग दी सिटीजन्स और अमॉन्ग दी कस्टमर्स। तो ये होता है बेसिकली टैरिफ बैरियर्स का सबसे आसान तरीका समझने का। अब दोस्तों इसमें क्या है कि आप एक बात को समझिएगा कि और क्या क्या फायदा है। जैसे कि द टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट मेक्स द एक्सपोर्टेड आइटम कॉस्टलियर। अब सपोज इसमें क्या है कि अभी तो मैंने इंपोर्ट्स के लिए देखा, अब वैसे एक्सपोर्ट के लिए हो सकता है कि अगर हम कोई सामान को बाहर बेचना चाह रहे हैं, सपोज यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर वो 100 रुपया उनका सेलिंग प्राइस है और वो सेम सामान यूएस में 200 रुपीज में वहां पे सेल हो रहा है। यहाँ के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर सोचेंगे कि हम लोग अपना प्रोडक्ट को यूएस मार्केट में सेल करते हैं। बट क्या है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अगर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो अगर यूएस मार्केट में जाएगा तो इंडिया में स्कैरसिटी आ सकता है, इंडियंस का जो नीड है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो गवर्नमेंट वहां पे कुछ अगर वो चाहे तो कुछ वहां पे वो ड्यूटीज चार्ज कर सकती है जिससे वो प्रोडक्ट जरा सा कॉस्टलियर हो जाए। तो जब वो एक्सपोर्ट किया जाए तो उसका डिमांड उतना ज़्यादा भी ना हो इंटरनेशनल मार्केट में, तो जिस कारण से वो लोग वो प्रोडक्ट को ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट ना करें और इंडिया के लोगों के लिए वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो सके। तो ये भी एक तरीका होता है कि जिससे हम लोग गवर्नमेंट चाहे तो डे टू डे बेसिस में कुछ ड्यूटीज ये सब इम्पोज कर सकती है। तो जरा देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। द टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट मेक्स द एक्सपोर्टेड आइटम्स कॉस्टलियर and hence less competitive in the international market. This discourages the export. Usually, export tariffs are raised for certain items when the government wants to discourage their export in order to make those items available in domestic market. अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो चीज़ अवेलेबल हो डोमेस्टिक मार्केट में तब वो लोग ऐसा कुछ ड्यूटीज ये सब चार्ज कर देती है। अदरवाइज गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो। तो जब डिपेंड करता है कि अगर ऐसा कुछ है तभी वो गवर्नमेंट ऐसा इम्पोज करने का सोचती है। और एक चीज और है कि जो मैं आपको बताया कि टैरिफ आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिल रहा है तो गवर्नमेंट भी खुश हो जाती है कि चलो सही है, इससे इनका भी कुछ फायदा हो जा रहा है। तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा कि व्हाट इज टैरिफ बैरियर्स। अब हम लोग इसमें जरा सा और अच्छे से समझते हैं कि टैरिफ बैरियर्स क्या क्या हो सकता है और गवर्नमेंट ये क्यों इम्पोज करती है। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं इसके नीचे इम्पोर्ट ड्यूटी। एक टैरिफ बैरियर है जिसको हम प्यार से बोल सकते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है? इट इज द ड्यूटी imposed बाय द गवर्नमेंट ऑन द इम्पोर्टेड आइटम। जो भी ड्यूटी, ड्यूटी मतलब होता है एक तरीका का टैक्स। तो जो इम्पोर्टेड आइटम पे जो टैक्स लिया जाता है उसको बोला जाता है क्या? इम्पोर्ट ड्यूटी। तो आपने उसका डेफिनेशन सुन लिए ना कि इट इज द ड्यूटी imposed बाय द गवर्नमेंट ऑन द इम्पोर्टेड आइटम। अब इसका क्या फायदा है कि इट मेक्स द इम्पोर्टेड आइटम कॉस्टलियर, हेंस लेस कॉम्पिटिटिव इन आवर डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में इसको क्या करता है? वो लेस कॉम्पिटिटिव करता है जिससे हम लोग अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा सा आप कह सकते हो कि आसान ले या फिर एक ज्यादा एज उनको हम लोग देने का कोशिश करते हैं सो दैट दे कैन बी हैप्पी कि यार उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है।
और इससे क्या होता है कि इट ऑल्सो डिस्करेजेस द इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट इससे डिस्करेज होता है। तो ये दो दो बेनिफिट होता है इम्पोर्ट ड्यूटी को लगाने का। अब आप जरा ये समझिए, मेंस में काफी बार पूछा गया है कि व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड द इम्पोजिशन ऑफ हाई इम्पोर्ट ड्यूटी। एक है कि दोस्तों इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया गया, एक है कि हाई इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों लगाया जाता है कभी-कभी। तो इसके पीछे गवर्नमेंट का मोटिव क्या रहता है, हम लोग वो समझने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, मोटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड द इम्पोजिशन ऑफ हाई इम्पोर्ट ड्यूटी। तो पहला क्या है कि टू प्रोटेक्ट और प्रमोट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स फ्रॉम ग्लोबल कंपटीशन। तो गवर्नमेंट हाई इम्पोर्ट ड्यूटी इसलिए लगाती है कि अगर गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है या फिर प्रमोट करना रहता है अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को या फिर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, किससे, ग्लोबल कंपटीशन से। कि सपोज अगर इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री तो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको एक सामान बनाने में कुछ ज्यादा प्राइस लग सकता है इन कंपैरिजन टू अगर वही सेम प्रोडक्ट चाइना में बन रहा हो। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है या मैन्युफैक्चरर हम लोग उनको अपने तरफ से थोड़ा सा हेल्प कर दे। तो वो हेल्प क्या है कि जो बाहर से जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग थोड़ा सा कॉस्ट क्लियर कर देंगे या ज्यादा कॉस्ट क्लियर कर देंगे हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगा के, सो दैट अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स को थोड़ा सा प्रमोट हम लोग कर सके या प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो अदरवाइज तो उनका अगर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो आज नहीं तो कल उन्हें अपना यूनिट या इंडस्ट्री सब कुछ बंद करना हो जाएगा, एंड दैट विल बी वेरी डिजास्टर्स फॉर अ कंट्री। सेकेंड मोटिव क्या हो सकता है कि टू रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट इन ऑर्डर टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज। अब आपको पता होगा दोस्तों कि अगर कभी भी हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो यूज आता है करेंसी वो होता है डॉलर। और डॉलर है तो वो हमें या तो लेना पड़ता है बाहर से। और कैसे आता है डॉलर, अब बात समझिए कि सपोज अगर हम लोग कुछ एक्सपोर्ट किए बाहर, कोई सामान ग्लोबल मार्केट में बेचे है, तो वहां पे जो लोग हैं वो लोग हमें डॉलर्स देंगे। तो अपने इंडिया के पास डॉलर्स आए, और इसको बोला जाता है एक्सपोर्ट करना इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री, कि हमने एक्सपोर्ट किए तो हमारे पास डॉलर्स आए। अब यही डॉलर की मदद से दोस्तों हम लोग क्रूड ऑयल अगर खरीद रहे हैं, कि हमें पे करना होता तो वो रुपीज में तो लेंगे नहीं, हमें उन्हें डॉलर में पे करना हो, तो जितना ज्यादा हमारे पास डॉलर रहेगा उतना ही हम लोग ज्यादा लाइक सेटिस्फाइड रहेंगे कि आगे का भी हम लोग का नीड्स केटर किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स है अच्छे खासे। तो जब अगर क्रूड ऑयल खरीदना है किसी कंट्री से तो उनको क्या चाहिए रहेगा, डॉलर्स में पेमेंट, या गोल्ड में या सिल्वर में, वो सब तो काफी आजकल वैल्यूएबल हो चुके हैं और वो एक लिमिटेड है वर्ल्ड में। तो इसलिए डॉलर्स में किया जाता है, या फिर आजकल लोग युआन, रूबल ये सब में भी करने का सोच रहे हैं। जैसे भी आपको पता होगा कि जब इंडिया रसिया से अभी जब क्रूड ऑयल ले रहा था तो वो एक एग्रीमेंट किए थे कि हम लोग रुपीस देकर आपसे क्रूड ऑयल लेंगे। तो रसिया ने बोला कि ठीक है आप लोग मुझे रुपीस देना, मैं आपको उसके बदले क्रूड ऑयल दूंगा। बट ये पॉलिसी उतना अच्छे से एग्रीमेंट चल नहीं पाया, क्योंकि रसिया हम लोग से काफी कम चीज एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग रसिया को। तो उनके पास जो रुपीस था वो उनको यूज नहीं आ रहा था, इसलिए ये वाला जो एग्रीमेंट था बीच में ही रोका गया। तो एक ये भी है कि दोस्तों इससे हम लोग क्या ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करते हैं, कि लाइक इंपोर्ट घटेगा तो हम लोग का ट्रेड डेफिसिट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन फॉर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन लग्जरी आइटम्स लाइक कार्स, बाइक्स एक्सेट्रा। अब क्या होता है दोस्तों कि अगर आप लैम्बोर्गिनी हुआ या फिर कोई हार्ले डेविसन हुआ ये सब अगर आपको चाहिए, तो आपको पता होगा कि जो उसमें जो बाहर से अगर हम लोग वो सामान मंगवा रहे हैं तो उसमें हाई इंपोर्ट ड्यूटी रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि वो सब लग्जरी आइटम्स है, और वो सब जो लग्जरी आइटम्स अगर उस पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी रहेगा तो लोग जो इंडिया के वो प्रोडक्ट्स को कम मंगवाना चाहेंगे, और कम मंगाएंगे तो अपना ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टाइप के इम्पोजिशंस लगाती है कोई कोई प्रोडक्ट्स पे। और क्या रीजन हो सकता है मोटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, दोस्तों आप लोग भी सोचिएगा कि यार और क्या हो सकता है। अगर आप लोग सोचेंगे तभी होगा, क्योंकि यूपीएससी का गेम है, माइंड गेम है। अगर आप सोच पाते हैं, लिख पाते हैं, तभी आप कुछ अचीव कर पाइएगा इस गेम में, और किसी को नहीं आता ये सब चीज। बस बात है कि कौन हिम्मत करता है कि हाँ आई विल ट्राई। तो ये एटीट्यूड आप लोग क्लास में रखिएगा जब भी आप लोग आते हैं हम लोग का लेक्चर सुनने, और कॉपी पेन रखना तो एकदम मस्ट है। और पॉइंट ये हो सकता है दोस्तों कि लाइक टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट,
कि अगर हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी अगर उन लोग कोई सामान में, अब सपोज है कि जैसे टेस्ला टेस्ला पहले बोल रही थी कि हमें इंडिया में अपना कार को बेचना है, हम लोग बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं टेस्ला का कार, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि नो, अगर आपको टेस्ला का कार बेचना है तो यू हैव टू पुट अ फैक्ट्री इन इंडिया ओनली एंड मेक दैट कार इन इंडिया एंड देन यू कैन सेल इट। तो ये हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के कारण क्या हुआ है कि वो लोग सोचेंगे कि चलो हम लोग अपना एक फैक्ट्री या एक इंडस्ट्री इंडिया में भी डालते हैं, और इंडिया में अगर हम लोग अपना फैक्ट्री लगाएंगे देन वी कैन सेल। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि लोग क्या करेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में। तो आपको पता हो कि जितना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज़्यादा एफडीआई आएगा, उतना ही एक कंट्री डेवलप होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सके। और पॉइंट क्या हो सकता है कि जैसे इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ रिटेलिएशन, एक ये टूल की तरह भी इसको यूज किया जा सकता है फॉर अ कंट्री टू शो दैट वी आर रिटेलिएटिंग अगेंस्ट देम। अब आप बोलोगे कि सर इसका क्या मतलब है, तो आप बात समझना, सपोज कि अगर हम लोग चाइना से रिटेलिएट करने का माने कि चाइना से जो भी हम लोग के पास गुड्स आता है, हम लोग चाहते हैं कि वो मार्केट या फिर वो लोग जो हमें बेच रहे चाइना से प्रोडक्ट, वो सबको हम लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो लोग चाइनीज है इसलिए मे भी हो सकता है कि हमें मन हो। तो दोस्तों ऐसा में क्या होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो चीज़ पे पहले 5 रुपीज़ लगाती होगी इम्पोर्ट ड्यूटी, उस पर हो सकता है 500 लगा दे। अब 500 लगाने से क्या होगा कि यहाँ के लोग वो प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देंगे। अब अगर वो लोग प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देंगे तो उस कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट, यू कैन से ग्लोबल मार्केट समथिंग। तो इससे क्या होगा कि उनका रेवेन्यू अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इवेंचुअली ऐसा हो सकता है कि उनको ये समझ आ जाए कि वाई वी आर डूइंग दिस, इफ दे डू समथिंग रॉन्ग वी कैन रिटेलिएट। तो फिर वहाँ पे पीस टॉक एंड नेगोशिएशन ऐसा फिर स्टार्ट हो सकता है। और एक पॉइंट क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोग सोचो, तो ये हो सकता है कि इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, जैसा कि मैं लिखा हूँ कि टैरिफ्स आर ऑल्सो ए सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो ये सब मोटिव्स रहता है गवर्नमेंट का बिहाइंड इम्पोजिशन ऑफ हाई इम्पोर्ट ड्यूटी। अब सिमिलरली आप लोग सुनेंगे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है। तो क्या होता है दोस्तों एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो जरा इसका डेफिनेशन लिखिएगा एक्सपोर्ट ड्यूटी का क्या है, कि इट इज द ड्यूटी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द एक्सपोर्टेड आइटम्स। जो एक्सपोर्टेड आइटम्स है उस पे जो ड्यूटी या फिर टैक्स इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो इससे क्या होता है कि वो आइटम जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाता है, लेस कॉम्पिटिटिव हो जाता है इन दी ग्लोबल मार्केट्स। और इससे क्या होता है कि ये डिस्करेज करता है एक्सपोर्टर्स को कि वो एक्सपोर्ट ना करे अभी। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों चाहता है इंडिया कि वो एक्सपोर्ट ना करे, ऐसा वो क्यों सोचेगा। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा सोच लेता है, सपोज कि अब जैसे फूड ग्रेन्स का अगर इंडिया में स्कैरसिटी हो रहा है, अब अगर हम लोग किसी और देश को देने का सोच रहे हैं फूड ग्रेन्स या बेचने का सोच रहे हैं, और हमारे ही घर में वो फूड ग्रेन्स की कमी है सपोज, तो फिर इट विल बी वेरी डिजास्टरस, और यू कैन से कि एम्बेरसिंग मोमेंट फॉर दी फैमिली, राइट, कि हम लोग बाहर वालों को दे दिए और अपने पास तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा ना हो इसलिए भी गवर्नमेंट काफी बार क्या करती है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है कि आपका आइटम या जो प्रोडक्ट है वो बाहर ना बिके, तो वो अवेलेबल रहे इंडियंस के लिए या फिर डोमेस्टिक मार्केट के लिए। तो ये हो सकता है दोस्तों, आप लोग लिख सकते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी के बारे में। फिर हम लोग चलते हैं मोटिव्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। अभी हम लोग देखें कि हाई इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाया जाता है, अब हम लोग देखते हैं मोटिव्स क्या हो सकता है गवर्नमेंट का हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के पीछे। तो एक तो ये हो सकता है दोस्तों कि जैसे टू मेक दी गुड्स डोमेस्टिकली अवेलेबल, जो डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल हो, इसलिए वो लोग क्या है कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा लगा देते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। जैसे कि आप अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि एक बार प्याज के साथ ये हुआ था कि लाइक जो केरला या फिर जो साउथ के जो स्टेट्स है जो प्याज उगाते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि अभी आप लोग, मतलब ये बैन डायरेक्ट बैन नहीं था, वो लोग इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दिए कि वो ओनियंस अब कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये एक तरीका का क्या था कि एक वहाँ पे बैरियर लगा दिया गया। और क्या हो सकता है मोटिव्स गवर्नमेंट का, तो सपोज कि ये जो हमने इंपोर्ट ड्यूटी के लिए बोला कि इट इज़ अ सोर्स फॉर गवर्नमेंट इनकम, इससे गवर्नमेंट का भी कुछ फायदा होगा। तो ये सब आप लिखोगे अगर मेंस आंसर राइटिंग में, तो आपका आंसर काफ़ी एनरिच हो जाएगा और आपको काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा नंबर मिलने की चांस रहेगी।
चलते हैं दोस्तों लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो क्या है नॉन टैरिफ बैरियर्स, क्या होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, तो जरा एक पॉइंट उसके लिए लिखिएगा आप लोग कि दिस आर द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट अदर देन टैरिफ्स विच रेस्ट्रिक्ट द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। क्या बोलना है इसका कि यार ये भी एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ही है, बट ये टैरिफ जो वो टैरिफ का बात करते हैं उससे अलग है, और इसका भी काम क्या है कि ये फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करती है। तो ये अलग कैसे टैरिफ से, तो जरा बात समझते हैं। पहला हो सकता है नॉन टैरिफ बैरियर में क्या, कोटा। अब सोचिए कि कोटा कौन सा कोटा, तो QUOT है कोटा। लिखना जरा आप लोग इसके बारे में कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव बैरियर। लिख रहे हो क्या दोस्तों आप लोग, कोटा क्या होता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव बैरियर। इसके नीचे आप लोग लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन में कि इट इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटी, it is the restriction on the quantity slash volume of goods that can be imported या exported during a specified time period। कोटा क्या है कि एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है दोस्तों एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे कि यार सपोज मान लो कि अपने पास पोटैटो है और हमारे पास ज़्यादा है बट काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट द नीड ऑफ द इंडियन वी हैव टू कैटर। बट क्या है कि अगर हम लोग वो चीज़ चाहते हैं कि ज़्यादा बाहर ना चल जाए जिसके कारण यहाँ पे भी डिमांड हाई हो जाए और प्राइस भी और ज़्यादा हाई हो जाए, तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि वो बोल दे कि सपोज हम लोग केवल 100 kg ऑफ दिस प्रोडक्ट वी कैन एक्सपोर्ट। तो इससे क्या होगा कि एक रेस्ट्रिक्शन लग गया, तो बाकी के प्रोडक्ट्स तो बाकी के वो डोमेस्टिक मार्केट में सेल किए जाएंगे, और अगर डोमेस्टिक मार्केट में सेल किए जाएंगे तो वो लोग भी खुश जो वहां पे थे, और दूर वाले लोग भी खुश हो जाएंगे। फिर इसमें आप एक और पॉइंट लिख सकते हो कोटा के अंदर कि इट इज जनरली accompanied बाय लाइसेंसेस। क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट लाइसेंस देती है कि आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं सपोज 100 kg या 1000 kg ऑफ शुगर केन, उससे ज़्यादा आप नहीं करोगे क्योंकि वो फिर इंडिया की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ये आप लोग लिख सकते हैं कोटा के अंदर। चलो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है क्या है कि कोटा इज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ गुड दैट इज अलाउड टू बी इम्पोर्टेड इन अ कंट्री। दिस इज यूजुअली इन्फोर्स्ड बाय इशूइंग इम्पोर्ट लाइसेंस। कि लोगों के पास लाइसेंस है सपोज दोस्तों, मान लीजिए आप लोग कि यार आप लोग इस प्रोडक्ट को इतना ही ज़्यादा या इस अमाउंट तक कि आप लोग बाहर भेज सकते हो या बाहर से मंगा सकते हो, तो इसको हम लोग प्यार से कोटा बोलते हैं दोस्तों। चलते हम लोग आगे। दूसरा क्या है, सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होता है, ये बेसिकली आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड चीज है। कि आप इसमें एक लाइन लिखिए कि इट इज द प्राइस सपोर्ट, इट इज द प्राइस सपोर्ट ब्रैकेट में आप लोग लिखिएगा कि टू मेक द प्रोडक्ट चीपर फॉर रॉ मटेरियल्स, फॉर इंटरेस्ट लोन and for power bracket close, it is the price support given by the government to the manufacturers slash producers of exportable item। तो दोस्तों होता क्या है कि सपोज मानिए अगर हम लोग बात करें राइस का, राइस अगर इंडिया में हम लोग 20 रुपीज kg यहाँ पे हम लोग उसका सेलिंग प्राइस रख रहे हैं। अब ये 20 रुपीज में हम लोग इंडिया में यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, पर यूएस मार्केट में सपोज 5 रुपीज पर केजी पे बिक रहा है, तो इंडिया का राइस कोई खरीदेगा क्या यूएस में, बिल्कुल भी नहीं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी कि वो कुछ सब्सिडी दे देगी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर और या फिर यहाँ पे जो लोग थे मैन्युफैक्चरर्स है सबको, कि आप अगर 1 kg बेचोगे तो 15 रुपीज वी विल बियर एज अ लॉस। तो वो जो 20 रुपीज था सेलिंग प्राइस वो घट के 5 रुपीज आ गया। अब यूएस सिटीजन के पास चॉइस है कि वो या तो यूएस की राइस खाए या फिर इंडियन राइस खाए। तो दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडी या सब्सिडीज प्रोवाइड करना। तो ये कब किया जाता है कि जब व्हेन वी ट्राई टू गिव अ बूस्ट टू दी एक्सपोर्ट, जब हम चाहते हैं कि हम लोग का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है तो हम लोग प्राइस जो है आइटम्स का या गुड्स का उसको डिक्रीज करना होगा। और हम लोग डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, वन ऑफ द वेज बाई प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू दी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक और आप लोग स्टार देके पॉइंट लिख सकते हैं, फिर हम लोग देखेंगे इसको। और
कि लाइक सब्सिडीज क्रिएट नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड, दैट्स व्हाई इट्स अ बैरियर। सब्सिडीज क्या है, एक नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोड्यूस करती है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज अ बैरियर। ये सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रही है दोस्तों, राइट। कि लाइक इंडिया के फार्मर्स को हम लोग 15 रुपीज एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, पर यूएस फार्मर को नहीं मिल रहा है, तो इट्स नॉट इक्वल फॉर एवरीवन, बट हाँ इट इज रिक्वायर्ड सो दैट वी कैन बूस्ट आवर एक्सपोर्ट। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, और कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी डाउट होगा, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू आंसर योर ऑल दी क्यूरीज। अब चलते हम लोग नेक्स्ट सब्सिडीज के बाद हेल्थ सैनिटेशन एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। अब बोलोगे सर ये क्या है, एक बार हम इसको देख लेते फिर हम आगे चलेंगे। सब्सिडीज क्या है कि सब्सिडीज like production subsidies and export subsidies given by the government to the exporters help in making the goods from the country competitive in the international market। जो मैं बोला कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाए, आराम से वहाँ के लोग उसको खरीद पाए, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग कुछ सब्सिडीज देते हैं। किसको, एक्सपोर्टर्स को भी दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि जो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स थे उनको भी दे सकते हैं। It is considered as a barrier. It is considered as a barrier to trade because it creates a non-level playing field. ये एक non-level playing field create करता है। Exporter from rich countries who receive such subsidies are at great advantage. वो होता है क्या दोस्तों कि जैसे यूएस की फार्मर है सपोज, उनको वहाँ पे सब कुछ अच्छे से उनको मिल रहा है, सपोज कि जैसे वाटर फैसिलिटी है वो वहाँ पे काफ़ी बेटर है, तो ये भी एक तरीका का सब्सिडी है जो वहाँ के फार्मर को मिल रहा है, जिसके कारण वो लोग अच्छे से वहाँ पे एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं, जो कि इंडियन फार्मर को नहीं मिल पा रहा है। तो वो सब्सिडी को अगर जो वहाँ मिल रहा है हमें उससे कॉम्पीट करना है, तो हमें भी अपने जो भी फार्मर्स है उनको कुछ तो सब्सिडी देना होगा। तो सच थिंग हैपन टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री। अब इसका क्या फायदा है एक्सपोर्ट बूस्ट करने का, तो इट विल रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट, जो हम लोग बात कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि प्रोडक्शन सब्सिडीज आर गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ द एक्सपोर्टेबल गुड्स। अगर कोई बंदा कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको अगर इंडियन गवर्नमेंट दे रही है कोई तरीका का सब्सिडीज, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, प्रोडक्शन सब्सिडीज। क्यों, और ये किनको मिलता है, तो प्रोड्यूसर्स को मिलता है, उस जो गुड्स का जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जो एक्सपोर्ट होने वाला है जो गुड, तो वैसे गुड्स के जो प्रोड्यूसर्स है उनको अगर हम लोग कोई सब्सिडीज दे रही है इंडियन गवर्नमेंट, तो उसको बोल सकते हैं लोग क्या, प्रोडक्शन सब्सिडीज। एग्जाम्पल रॉ मटेरियल एट लो कॉस्ट, कि जो रॉ मटेरियल उनको रिक्वायरमेंट है, सपोज कि अगर हम लोग बात करें यूरिया का, तो यूरिया जब बनता है तो उस पर हम लोग सब्सिडीज देते हैं। किसको देते हैं हम लोग, जो प्रोड्यूसर को ही दे देते हैं सब्सिडी, कि आपका अगर वो रेट है 3000 पर 10 kg का, तो आप 3000 चार्ज मत करना, आप 2000 करना, और 1000 हम लोग पे करेंगे फ्रॉम दी यूजर और दी कस्टमर साइड। तो दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सब्सिडी, और आप कह सकते हो कि ये एक तरीके का क्या, नॉन टैरिफ बेरियर्स है। बताइए आप लोग को यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे कि हेल्थ सैनिटरी एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो ये क्या है दोस्तों कि आप लोग पहले सबसे लिख सकते हैं एक लाइन इसके लिए कि the government can set very high standards for the goods to be imported into the country based on the considerations of health, sanitation, safety, security, etc. आपको लगा कि सर ये पढ़ के कुछ समझ नहीं आया, तो आप बात समझिए क्या होता है कि सपोज अगर यूएस चाहता है कि हम लोग कश्मीरी एप्पल्स को यूएस मार्केट में जगह ना दें। अब कश्मीर वाले एप्पल में सपोज जो पेस्टिसाइड का जो परसेंट है वो है 20%, और अगर यूएस मार्केट में वो गया वो एप्पल, तो यूएस वाले लोग पहले चेक करेंगे कि इसमें पेस्टिसाइड का कितना अमाउंट है, और सपोज वो आ गया 30, और यूएस वाले सेट किए बैरियर के अगर 25 या उससे ज़्यादा अगर आ रहा है इसमें पेस्टिसाइड्स का यूज, तो वी विल नॉट यूज सच प्रोडक्ट इन आवर मार्केट। तो इस टाइप का जो भी बैन्स या रेगुलेशंस लगाया जाता है उसको लोग बोल सकते हैं कि हेल्थ सैनिटेशन एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। इसमें आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं इसके नीचे कि इट इज इफ द गुड्स इम्पोर्टेड डू नॉट मीट द सेट स्टैंडर्ड्स दे मे बी रिजेक्टेड। कि जो गुड्स है उसको अगर डिमांड उसका मतलब जो स्टैंडर्ड्स था जितना बनाया गया था उसके उससे मैच नहीं हो रहा है, तो ऐसे गुड्स को लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। आई गेस आपको समझ आया होगा। फोर्थ पे हम लोग चलते जो है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट।
इसको ही लोग एक चीज और बोल सकते हैं, वो होता है क्या, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। आप डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट बोलिए या फिर लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। तो अगर कभी आ जाए आपके सामने के प्रीलिम्स में कि लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट और डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट आर द सेम थिंग, तो हाँ बिल्कुल दोस्तों, वो क्या दोनों सेम ही चीज है, वो सेम चीज का अलग अलग नाम है। तो इसमें आप लिख सकते हैं एक पॉइंट, द गवर्नमेंट कैन मेक इट मैंडेटरी दैट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द पार्ट्स टू बी यूज्ड इन अ प्रोडक्ट हैव टू बी मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली। जैसे कि आप लोग सुने होंगे, जैसे जो बोट का जो प्रोडक्ट आता है, ईयरफोन हेडफोन ये सब, तो वो 70% उसमें इंडियन प्रोडक्ट्स यूज होते हैं और 30% हम लोग चाइना से कुछ कुछ चीज मंगाते हैं जो हम लोग यूज करते हैं बोट्स के प्रोडक्ट्स में। तो ऐसे इंडियन गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड सेट कर सकती है फॉर दी फॉरेन कंपनीज कि अगर आपको कार बनाना है या फिर इंडिया में कार सेल करना है, तो वो कार का अराउंड 60% जो भी पार्ट्स है वो सब सब इंडिया में बनना चाहिए, या आपको इंडियन में ही वो सबको यहाँ पे असेंबल करना है, और 30-40% जो रिमेनिंग है वो आप लोग बाहर से करवा सकते हो। तो इससे क्या होता है कि एक डोमेस्टिक जो लोग हैं, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है, तो इनको एक बेनिफिट मिलता है कि यार उनके पास ज़्यादा काम आ रहा है, उनका ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है, तो दे कैन अर्न मोर, दे कैन हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक पॉइंट आप यहाँ पे एक और लिख सकते हो, द मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड थ्रू दैट डोमेस्टिक जॉब्स। कि गवर्नमेंट का इसमें एक मोटिव होता है कि इससे क्या हो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो होता है दोस्तों, वो जरा सा क्या हो जाए, प्रमोट हो जाए। और अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या हब से सब प्रमोट होंगी, तो वहाँ पे लोगों का रिक्वायरमेंट रहेगा काम के लिए, तो इससे डोमेस्टिक जॉब्स इंक्रीज हो सकती है। तो ये फोर्थ है। तो ये सब नॉन टैरिफ बैरियर्स जो होता है, वो इन बेसिस पे लग सकता है एक तरीका से, कि कोटा हुआ, सब्सिडी हुआ, हेल्थ सैनिटेशन एंड सेफ्टी रेगुलेशन हुआ, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट हुआ या डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट हुआ। एंड आपको जान के बाद अच्छा लगेगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सपोर्ट करता है कि उसका कहना रहता है कि प्लीज कन्वर्ट नॉन टैरिफ बैरियर्स टू टैरिफ बैरियर्स। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड के मामले में ज़्यादा देखता है, वो कहता है कि आप नॉन टैरिफ बैरियर्स ना लगा के टैरिफ बैरियर्स लगा दो, क्योंकि नॉन टैरिफ बैरियर्स आर वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। आज एप्पल में आप बोल रहे हो कि 60% या 20% पेस्टिसाइड से ज़्यादा होगा तो भी रिजेक्ट। कल आप ये भी बोल सकते हो कि 15% से ज़्यादा हो देन ऑल्सो आई कैन रिजेक्ट, या 10% से ज़्यादा हो देन ऑल्सो आई कैन रिजेक्ट। और वो जो एप्पल था वो तो यूज़ हो नहीं पाएगा किसी मार्केट में, तो वो आखिर में जाके डेड हो जाएगा या फिर दैट इज ऑफ नो यूज। तो ऐसा ना हो, बस प्राइस इंक्रीज हो जाए और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे वो अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको रख सके। इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि आप अपना नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करिए और टैरिफ बैरियर्स आप उसकी जगह पे इम्पोज करिए इफ यू वांट। लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो कि क्या है दोस्तों, कमर्शियल पॉलिसी के ऊपर है। व्हाट इज कमर्शियल पॉलिसी, ये सब सब हम लोग देखेंगे कि लाइक ट्रेड पॉलिसी को ही कमर्शियल पॉलिसी भी बोला जाता है। एंड व्हाट इज फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म। तो इसको दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं। और आपको एक बात पता चल रहा होगा दोस्तों कि ये सब कितना इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप एक अच्छा आंसर लिख ही नहीं पाओगे मेंस में। तो चलते हैं क्या होता है फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म। तो पहले सबसे बात करते हैं दोस्तों, फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या होता है। तो आप जरा फ्री ट्रेड पॉलिसी हेडिंग डालिएगा और उसके नीचे आप पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करिए, मैं आपको बताता हूँ। आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज द पॉलिसी ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक पॉलिसी है जिसमें अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री ट्रेड बोलते हैं। जो मैं यहाँ पे देखिए आपके लिए अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, अनरेस्ट्रिक्टेड इंटरनेशनल ट्रेड का जहाँ पे पॉलिसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो आप लोग, मिनिमम बैरियर्स टू ट्रेड। देयर विल बी मिनिमम और नो बैरियर्स टू ट्रेड। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि देयर आर नो बैरियर्स टू ट्रेड एंड वेरी मिनिमल और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन ट्रेड। या तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफी कम हो या फिर ना हो उस ट्रेड में, या फिर अगर बैरियर्स है वो ना हो बैरियर्स या फिर कम हो बैरियर्स, तो ऐसे पॉलिसीज को लोग फ्री ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं दोस्तों, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन ट्रेड।
ये दोनों को अलग अलग ब्रेक करके आप लिख सकते हो मेंस में कि एक पॉइंट हो जाएगा मिनिमम बैरियर्स टू ट्रेड, सेकंड पॉइंट हो जाएगा और थर्ड पॉइंट है मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन ट्रेड। सिमिलरली दोस्तों फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है कि फ्री ट्रेड पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज लेजे फेरे, इट इज ऑल्सो नोन एज लेजे फेरे। इसका स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ बोल्ड किया हुआ है, लेजे फेरे, दिख रहा है क्या आप लोगों को दोस्तों, लेजे फेरे। इसका मतलब होता है लीव अलोन, ये बोलना चाहता है कि यार आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। किसको बोल रहा है, गवर्नमेंट को बोल रहा है कि आप लोग इंटरवीन ना करिए ट्रेड में, आप इसे अलग रखिए अपने पॉलिटिक्स से। तो इसको ही बोला जाता है कि अगर एक ऐसा पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन एकदम नहीं है या फिर एकदम ना के बराबर है, तो ऐसी पॉलिसी को फ्री ट्रेड पॉलिसी बोला जाता है, या फिर उसे लेजे फेरे भी हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि इट इज एन आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी विच प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन। ये एक आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी है विच प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या है बच्चों, आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी। तो दोस्तों आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी मतलब एक ऐसा पॉलिसी जिसमें हम लोग आगे का देख रहे हैं, ना कि हम लोग पीछे का सोच रहे हैं या अभी का सोच रहे हैं, आगे का हम लोग सोच रहे हैं। तो ये ऐसी चीज, ऐसी पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती है। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन होता है कि प्रोवाइडिंग अ इंटरनेशनल मार्केट और प्लेटफॉर्म फॉर अ गुड इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। एक और पॉइंट आप लोग फ्री ट्रेड पॉलिसी में लिख सकते हो दोस्तों, वो है एडॉप्शन ऑफ दिस पॉलिसी मेक द इकोनॉमी मोर एंड मोर ओपन। फ्री ट्रेड पॉलिसी का यूज करने से किसी भी इकोनॉमी को और ज्यादा ओपन बनाया जा सकता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक तो क्लियर होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट कि व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शनिज्म क्या है। तो इसमें आप लोग दोस्तों लिखिएगा पहला पॉइंट कि इट इज द पॉलिसी ऑफ, इट इज द पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग ट्रेड बैरियर्स। ये पॉलिसी बोलता है कि क्रिएट करिए कुछ ट्रेड बैरियर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वाइटल नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इट इज द पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग ट्रेड बैरियर्स विद एन इंटेंशन ऑफ प्रोटेक्टिंग नेशंस वाइटल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब वो कैसा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो नेशनल या नेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कुछ कॉमोडिटीज है उनको प्रोटेक्ट करना अगर हमें है। तो ऐसा में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रोटेक्शनिज्म का जो वे है वो हम लोग या पॉलिसी जो है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट या फिर यूज करना चाहते हैं। आप यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट कि पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इज एन इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। ये इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, ये अपने तक देखने वाला एक पॉलिसी है। पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इज एन इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी कॉमा विच प्रोमोट्स डी ग्लोबलाइजेशन। ये प्रमोट करता है क्या, डी ग्लोबलाइजेशन की, एक इंटरनेशनल मार्केट ना मिले प्रोडक्ट्स को, एंड इट मेक्स द इकोनॉमी मोर एंड मोर क्लोज्ड। ये इकोनॉमी को और ज्यादा क्लोज बनाता है, क्योंकि जितना बैरियर होगा किसी भी नेशन में ट्रेड करने के लिए, तो लोग वहाँ पे कम जाना चाहेंगे, कम जाएंगे तो धीरे धीरे वहाँ पे कम ट्रेड होगा, जैसे कि वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम होगा, वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। तो ऐसा केस में हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म हम लोग को धीरे धीरे किस तरफ ले जाता है, एक क्लोज इकोनॉमी की तरफ ले जाता है। एंड वाइल एक फ्री ट्रेड पॉलिसी हम लोग को धीरे धीरे करके एक ओपन इकोनॉमी की तरफ और ले जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमी को और ज्यादा ओपन करने में मदद करता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा एकदम। चलते हम लोग नेक्स्ट, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड, कि क्या क्या आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं फ्री ट्रेड के लिए, कि क्यों फ्री ट्रेड काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहला आप दिख रहा है कि गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। तो इनका ये कहना होता है कि एक नेशन को वही चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उन प्रोडक्ट्स पे जिस पे उनके पास स्पेशलाइजेशन है। सपोज अगर एक सिनेरियो है कि मान लीजिए यहाँ पे दो कंट्री है, कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। कंट्री ए जो है वो फूड ग्रेन्स उगाने में स्पेशलाइज्ड है, और कंट्री बी जो है वो मेडिसिन बनाने में स्पेशलाइज्ड है।
तो फ्री ट्रेड पॉलिसी का ये जो आर्गुमेंट है पहला, गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, ये बोलता है कि अगर कंट्री ये एग्रीकल्चर या ग्रेन्स उगाने में, फूड ग्रेन्स में ज़्यादा एफिशिएंट है तो उसको बस वही उगाना चाहिए, और जो कंट्री भी है उसको केवल मेडिसिन पे फोकस करना चाहिए। और क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो जो कंट्री ए था उनका यील्ड सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उनके पास उसमें स्पेशलाइजेशन है, एंड कंट्री बी का भी जो एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा उस मेडिसिन बनाने में, तो वो दोनों सबसे बेस्ट चीज़ बनाएंगे और चीपर बनाएंगे और लोगों के पास ज़्यादा अच्छा हाई वैल्यू प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेगा। अब अगर एक ओपन इकोनॉमी है तो वो लोग एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर लेंगे कि कंट्री बी कंट्री ए से फूड ग्रेन्स ले ली और कंट्री ए कंट्री बी से मेडिसिन ले लिया। तो ये होता है गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। इनका ये बिलीफ रहता है कि हायर लेवल ऑफ आउटपुट एंड वेल बींग अचीव होता है अगर जो नेशन को जो चीज़ आता है उसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करें रेदर देन प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन देयर नेशन। सेकेंड होता है गेन्स फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब गेन्स फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है दोस्तों, तो आप यहाँ इसके नीचे एक चीज लिख सकते हैं कि इट इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल विच सेज दैट इफ यू प्रोड्यूस समथिंग एट अ वेरी लार्ज स्केल then the per unit cost of production gets reduced substantially। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आपको ये चीज पता हो कि अगर आप घर पे अगर कोई एक सामान है वो 4 पीस बनाते हो तो आपको कॉस्ट लगता है पर आइटम का सपोज 10 रुपीज। अगर वही प्रोडक्ट आप 400 पीस बनाते हो तो वो 10 रुपीज की जगह आपको हो सकता है कि 8 रुपीज उस चीज को बनाने में इस बार लगे। तो यही होता है कि एक आपको एक एक्स्ट्रा इकोनॉमी में गेन होगा अगर आप स्केल करोगे कोई चीज का प्रोडक्शन को या मैन्युफैक्चरिंग को। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, जो है प्रमोट्स कंपटीशन। ये दोस्तों कंपटीशन को प्रमोट करता है। कैसे कि अगर पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड है तो इसका मतलब है कि मिनिमम बैरियर से ट्रेड के लिए और अगर मिनिमम बैरियर से ट्रेड के लिए तो गुड्स जो होंगे या सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जो भी है वो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रीली एंटर करेगा डोमेस्टिक मार्केट में। तो इससे क्या होगा कि इंटेंस कंपटीशन क्रिएट होगा उस डोमेस्टिक मार्केट में, और जिसका सबसे इम्पोर्टेंट दो रिजल्ट होगा। पहला कि वो प्रमोट करेगा इनोवेशन को, क्योंकि अगर एक जैसा प्रोडक्ट सबके पास है तो किसी का सपर एज नहीं है, और उसी में से फिर अगर एक कोई बंदा सोचेगा कि यार हमें अपना प्रोडक्ट को और बेस्ट बनाना है, थोड़ा उसमें इनोवेशन लाना है, तो वो इनोवेशन को प्रमोट करता है फ्री ट्रेड का पॉलिसी जो होता है। सेकेंड वो क्या करता है कि फिर लोग सोचते हैं कि हम लोग अपना एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करें सो दैट हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रख सके या फिर अपना प्रोडक्ट को ज़रा और चीपर कर सके सो दैट वी विल गेट अ एक्स्ट्रा एज। तो दो चीज वो इससे हम लोग को मिलता है, प्रमोट्स करता है कंपटीशन, उससे हम लोग को होता है कि एक इनोवेशन प्रमोट किया जाता है और एफिशिएंसी इंप्रूव होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जो कि है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमें ये बताता है कि फ्री ट्रेड लीड्स टू इंटरनेशनल डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी। सपोज कि अगर एक कंट्री है जहाँ पे ना फूड ग्रेन्स में वो काफ़ी ज़्यादा वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। अब अगर हमारे पास एक फ्री ट्रेड पॉलिसी है तो क्या हो सकता है दोस्तों कि हम लोग उनसे उनका टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं और या इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो दैट वी कैन हैव अ वेरी गुड यील्ड ऑफ दैट फूड ग्रेन्स इन इंडिया आल्सो, इफ यू नो कि विच टेक्नोलॉजी और व्हाट टाइप ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स दे आर यूजिंग टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होता है। फिफ्थ क्या होता है कि एक्सेस टू डोमेस्टिकली अनअवेलेबल गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स। अब कुछ ऐसा प्रोडक्ट है सपोज कि उस कंट्री में मिलना इम्पॉसिबल है, और अगर फ्री ट्रेड पॉलिसी है तो हम लोग किसी और जगह से वो सामान को मंगा सकते हैं, जैसे कि एक्सेस टू डोमेस्टिकली अनअवेलेबल गुड्स एंड रॉ मटेरियल। या फिर रॉ मटेरियल्स भी होता है कि अगर जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्रूड ऑयल हमें चाहिए रहता है जिससे हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर बाकी सारे कंट्रीज को हम लोग भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर वो रॉ मटेरियल चाहिए तो फ्री ट्रेड पॉलिसी होना तो बहुत जरूरी है। सिक्स क्या हो सकता है कि इम्प्रूव्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब होता क्या है कि अगर दो कंट्री, जो मैं कंट्री ए और कंट्री बी का आपके सामने एग्जांपल लिया था कि एक फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन है और कंट्री बी का मेडिसिन बनाने में काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, तो ये दोनों कंट्री कभी नहीं चाहेंगी कि वो एक दूसरे से वॉर या कुछ डिस्प्यूट करें।
तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन वर्ल्ड दोनों के बीच आप लोग को दिखेगा। तो ऐसे क्या होता है कि अगर इस टाइप का अगर एक एनवायरनमेंट रहता है तो वर्ल्ड काफ़ी पीसफुल रहता है, क्योंकि सब अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो कोई एक दूसरे से नहीं चाहेगा कि उसके साथ वो किसी भी तरीका का वॉर या फिर ऐसा कुछ डिस्प्यूट में फंसे जिससे उसका मार्केट डिसरप्ट हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग कि व्हाट आर द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। अब प्रोटेक्शनिज्म वाले जो इकोनॉमिस्ट होते हैं जो इसको फेवर करते हैं कि नहीं वी शुड हैव क्लोज इकोनॉमी, तो उनका क्या कहना रहता है? तो पहला उनका कहना रहता है कि इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट। क्या होता है दोस्तों इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कोई एक इंडस्ट्री है, सपोज डोमेस्टिकली हम लोग के पास, जो कि अभी नया नया ओपन हुआ है, और अगर हम लोग एक ओपन या फिर फ्री ट्रेड पॉलिसी रखते हैं, तो वो जो एक इन्फेंट इंडस्ट्री है डोमेस्टिक अपना, वो जो प्रोडक्ट बना रही हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो, और अगर हम लोग फ्री ट्रेड पॉलिसी रख रहे हैं और वो सेम प्रोडक्ट अगर चाइना बना रहा है और काफ़ी चीप होगा, तो लोग हमेशा चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदेंगे, और वो जो इन्फेंट आपका इंडस्ट्री था वो हमेशा इन्फेंट रह जाएगा, वो कभी ग्रो नहीं हो पाएगा और फाइनली वो फिर खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए क्या है कि प्रोटेक्शन करना जरूरी है कि हम लोग क्या है कि यार वो प्रोडक्ट हम लोग उस कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे, सो दैट वी विल गिव सम सॉर्ट ऑफ promotion to the infant industry for or the domestic industry। सेकेंड हो सकता है एम्प्लॉयमेंट आर्गुमेंट, कि अगर हम लोग बाहर से अगर कुछ प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो जिस कंट्री में बना होगा वो प्रोडक्ट वहां पे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया होगा, और इंडिया में अगर वो प्रोडक्ट जो बन रहा था अब वो वहां पे नहीं बिक रहा है, अगर हम लोग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो इंडिया में डोमेस्टिक फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग हब्स ये सब बंद होंगी, और अगर वो सब बंद होगी या फिर कम कैपेसिटी में चलेंगी तो हमें कम लोग चाहिए होंगे, और अगर कम लोग चाहिए होंगे जॉब्स पे तो फिर एम्प्लॉयमेंट पे भी वहां पे असर आएगा। तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट आर्गुमेंट। थर्ड इज नेशनल डिफेंस आर्गुमेंट। व्हाट इज नेशनल डिफेंस आर्गुमेंट? तो दोस्तों ये है कि अगर हम लोग एक दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, और अगर सपोज देयर इज अ सिचुएशन ऑफ वॉर और समथिंग लाइक दैट, तब हम लोग के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकता है कि अगर हमें उस सपोज अगर हम लोग चाइना पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है फूड ग्रेन्स के लिए, और अगर हमारा चाइना के साथ वॉर हो गया तो इंडिया में फूड ग्रेड का शॉर्टेज हो जाएगा, और जिसके कारण इंडिया विल बी इन अ वेरी सीरियस कंडीशन। तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं हमें अपना सब कुछ सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, हमें अपना क्लोज इकोनॉमी टाइप का बनना चाहिए, या फिर हमें प्रोटेक्शनिज्म वाला स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए, ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए। फोर्थ इज एंटी डंपिंग आर्गुमेंट। क्या होता है दोस्तों एंटी डंपिंग आर्गुमेंट? कि कुछ कंट्रीज क्या करती है कि अगर वो जो प्रोडक्ट बना रही है, सपोज चाइना अगर एक प्रोडक्ट बनाई है 10 रुपीज में, बट वो इंडिया में उसे सेल कर रही है केवल 5 रुपीज में, और वो ऐसा इसलिए करती है कि अगर वो 5 रुपीज में सेल करेगी तो धीरे धीरे क्या है कि वो जो इंडियन मार्केट में जो कस्टमर है वो लोग सब चाइना का प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे, बिकॉज दे आर वेरी वेरी चीप। और इसके कारण जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स और जो प्रोड्यूसर्स थे या जो इंडस्ट्रीज थी वो सब बंद हो जाएंगी, और एक बार जब सब बंद हो जाएगा तब वो लोग अपना प्राइस काफी इंक्रीज कर देंगे एंड दे विल हैव अ मोनोपोली ऑन दैट मार्केट। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए भी क्या है कि एंटी डंपिंग टैक्स या ड्यूटी ये सब लगाया जाता है कि सपोज अगर वो 5 रुपीज में बेचना चाह रहे हैं तो हम लोग वहां पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे 5 रुपीज एक्स्ट्रा, so that we will have a very equal level playing ground for every goods in our domestic market। And fifth can be protection for conserving the natural resources। तो ये क्या है कि अब जैसे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है दोस्तों कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है हम लोग के पास, तो हम लोग उसको ऐसा नहीं कर सकते कि हम सारा एक दिन में यूज कर ली फॉर जस्ट सेक ऑफ दी मनी। तो हमें वहां पे भी एक लिमिट लगाना होता है कि वी कैन हैव टू चेक कि हम लोग जितना यूज कर रहे हैं वो एक लिमिट के इतना ऊपर ना हो जाए कि जो मदर अर्थ है वो उसको रिन्यू ना कर पाए। तो इसलिए हम लोग को इस बेसिस पे भी बोला जाता है कि हम लोग को थोड़ा प्रोटेक्शनिज्म वाला पॉलिसी के तरफ जाना चाहिए। तो दोनों का अपना अपना आर्गुमेंट्स है, लाइक कि द पीपल हु want policy of free trade and the people or the economists who want the policy of protectionism। तो ये बेसिक कहानी है कि क्या होता है ओपन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी, क्या होता है बैरियर्स
दैट इज टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग देखे थे आज कि व्हाट इज फ्री ट्रेड पॉलिसी, व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, एंड देन वी आल्सो सॉ कि व्हाट आर द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड एंड व्हाट आर द आर्गुमेंट्स इन द फेवर ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। तो दोस्तों ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्लाइड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आप लोग बता सकते हैं, हम लोग उन टॉपिक्स पे वीडियो भी बना देंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी करें। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।